Very good morning, my dear students, and I welcome you back once again to my channel Productive Study Social Science with शीतल मैम। आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग, सबसे पहले आप इस चैप्टर का एक जिस्ट ले लीजिए, इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर का जो नाम है पावर शेयरिंग, इसी को समझेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है। दूसरा हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, राइट। तो इस चैप्टर को हम जो समझने की कोशिश करेंगे उसमें हमने दो कंट्रीज का एग्जाम्पल इसमें हमें दिया हुआ है, एक है बेल्जियम, एक है श्रीलंका। ये भी जब आप चैप्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल इसमें क्यों दिया गया है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। उसके बाद जब हमें ये पता चल जाएगा कि पावर शेयरिंग जरूरी है तो हम उसके कुछ एक कारणों को भी जानेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। और लास्टली हम करेंगे कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पावर शेयर करना है तो ऐसे कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम पावर शेयर कर सकते हैं। दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। नेशनलिज्म इन यूरोप आप करने के बाद थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे होंगे, इसलिए फॉर अ चेंज ये छोटा और इजी चैप्टर हम अब करने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर शेयरिंग। And what you need to understand in this is that why power sharing, what is power sharing and why power sharing, right? ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे why power sharing, why power sharing का जो टॉपिक है ये आपका एक पूरे तरीके से फुल फ्लेज टॉपिक भी है इसमें, जो आप बाद में भी पूरे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि पावर शेयरिंग होती क्या है। क्लियर? इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए। गो बैक टू योर नेशनलिज्म इन यूरोप, थोड़ा सा चैप्टर्स को एसोसिएट करके हमें पढ़ने की जरूरत रहती है, राइट। पावर शेयरिंग को समझने के लिए नेशनलिज्म इन यूरोप पे जाते हैं या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी हम बात कर सकते हैं, जो आपने हिस्ट्री में क्लास 9th में भी किया है, और उसी का थोड़ा सा पोर्शन आपने नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी किया है, राइट। तो वहां मैं आपको जाने को क्यों कह रही हूँ, आपके दिमाग में एक बात तो उस चैप्टर को करते हुए आई होगी ना कि नेशनलिज्म इन यूरोप या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर ही क्यों किया, ऐसा क्या सिचुएशन था, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर हुआ। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स ने या इन नॉट इन टॉपिक्स ने, रादर इन मूवमेंट्स ने, ये जो रिफॉर्म्स अकर हुए हमारी हिस्ट्री में, इन्होंने वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री को एक यू टर्न दिया है। क्लियर? उससे पहले किस तरीके के सिस्टम प्रिवेल करते थे, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो उन टॉपिक्स के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट मोनार्कियल रूल हियर। मोनार्कियल रूल तो इंडिया में भी था या फिर और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे मोनार्कियल रूल रहा। तो क्या हम ये कंक्लूड करें कि मोनार्कियल रूल के अंडर लोग हमेशा ही परेशान थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, मोनार्कियल रूल के अंडर भी लोग खुश थे, सेटिस्फाइड थे, लेकिन वो तब तक था जब तक लोगों को पार्टिसिपेशन मिल रही थी, रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जा रहा था। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर क्यों किया, तो आपने देखा सोसाइटी उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक क्या कहते हैं, आपकी फर्स्ट स्टेट थी, सेकेंड स्टेट थी, थर्ड स्टेट थी, और थर्ड स्टेट के ऊपर ही सारा बर्डन था, थर्ड स्टेट के ऊपर ही सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो। तो मोनार्क जो है वो अपने पावर्स को किसी भी तरीके से चेक करवाने के लिए राजी नहीं था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अलाउ नहीं करना चाहता था, क्योंकि मोनार्क जो है वो एक डिस्पोटिक प्रैक्टिस में बिलीव करता था। डिस्पोटिक प्रैक्टिस आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, ये टर्म आपके नेशनलिज्म इन यूरोप में आई हुई है। लेकिन डिस्पोटिज्म अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूं तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रैक्टिस, डिक्टेटरशिप जैसे, जिसमें आप किसी और की प्रेजेंस, किसी और की इंटरफेरेंस अपने काम में बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो मोनार्कियल रूल को एंड करने के लिए वहां पे रेवोल्यूशन अकर हुआ, और उस रेवोल्यूशन का कारण ये रहा कि ना सिर्फ उस कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक इंस्पिरेशन जो है वो फैलती चली गई। क्लियर? तो पावर शेयरिंग किस लिए जरूरी है? ताकि इस तरीके के कोई भी इंसिडेंट्स हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना जाए, हमारी गवर्नमेंट हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे,
कंट्री में, इसलिए पावर शेयर करना जरूरी है। दूसरा आपका पावर शेयरिंग है कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब है कि आप पावर कंसंट्रेटेड अपने हाथ में नहीं रखोगे, आप एक हाथ में पावर्स को नहीं रखोगे, आपको पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के दम पे नहीं बनती है, उसमें बहुत सारी डेजिग्नेशंस है, उसमें बहुत सारे हायरार्कियल लेवल्स है। तो पावर्स जो है उन सारे लेवल्स और डेजिग्नेशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, उसे कहा जाता है पावर शेयरिंग। व्हेन एवरीबडी इज हैविंग अथॉरिटी टू पुट हिज और हर ओपिनियन इन फ्रंट, एंड उनकी ओपिनियन की इंपॉर्टेंस भी रखी जाएगी अगर उनका ओपिनियन जेन्युइन है, उनको पूरा शेयर दिया जाए, उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से जो पावर्स उनके बनते हैं वो उन्हें देने चाहिए, उन्हें डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होनी चाहिए, उसे कहते हैं पावर शेयरिंग। एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वो तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी समझ चुके हैं कि 90% ऑफ द पीजेंट्री को सप्रेस कर रही थी आपकी 10% ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो रेवोल्यूशन तो अगर करना ही था, क्योंकि सप्रेशन जहां पर है, जहां पे पावर को शेयर नहीं किया जाएगा, तो वहां पे रेवोल्यूशंस ही अकर करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, दैट व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाई पावर शेयरिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। अभी आप अगर अपने बुक पे वापस आप एक बार इसके आप बुक की रेफरेंस से आप अगर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि हम बेल्जियम और श्रीलंका की रेफरेंस में कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है। बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि इन दोनों ही कंट्रीज में, बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों ही कंट्रीज में इथनिक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? इंडिया की रेफरेंस में भी आप ये टर्म सुनते हो ना, ये स्टेटमेंट सुनते हो ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, चाहे वो आपके रिलीजन के लिहाज से हो, चाहे वो आपके कम्युनिटी के लिहाज से हो, चाहे लैंग्वेज के लिहाज से हो, फूड, कल्चर, आपका यहाँ तक कि इंडिया में आप देखिएगा क्लाइमेटिकली कितनी वेरिएशन है, कितने अलग तरीके के सीजन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर? फिजियोग्राफी में हमारी कितनी वैरायटी है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो है। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि कब ये डाइवर्सिटी आपके लिए प्रॉब्लम बनती है और कब ये डाइवर्सिटी आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए, होता है। राइट? डाइवर्सिटी को जब आप, मतलब अपनी डाइवर्सिटी को जब आप अपनी विभिन्नताओं को साथ लेकर चलते हैं, एक दूसरे के कल्चर और रिलीजन और लैंग्वेज और फूड और कस्टम्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने रिलीजन की जिस तरीके से हम रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट हम दूसरों के एट्रीब्यूट्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम देते हैं, तो वो कंट्री डाइवर्सिफिकेशन को साथ लेकर चल पाती है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको देना जरूरी है, सबके इमोशंस की, सबके कस्टम्स की, सबके रिलीजन की, सबकी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट होना सोसाइटी में जरूरी है। और डेमोक्रेसी तो है ही ऑल अबाउट दैट एवरीबडी शुड बी केप्ट ऑन द सेम फ्रंट, सबको साथ लेकर चलना ही तो डेमोक्रेसी है। क्लियर? तो जब हम अपनी डाइवर्सिटीज को चेरिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तब हम ट्रूली डाइवर्सिफाइड कहलाते हैं। लेकिन जब वही डाइवर्सिटीज, या हम उसे डब डाइवर्सिटीज नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि जब वही डिफरेंसेस हमारे लिए एक दूसरे से चिढ़ने का कारण, एक दूसरे से जेलसी और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कारण बन जाता है, तो वो डिफरेंसेस, वो डाइवर्सिटीज हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया हुआ है क्योंकि इन दोनों ही कंट्री में इथनिक कॉम्पोजिशन में वेरिएशन है और यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आप आसानी से समझ पाओगे। एक बार देखते हैं कि बेल्जियम के बारे में क्या कहा गया है और श्रीलंका के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, बेल्जियम जो है, इट इज अ स्मॉल कंट्री विद हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो बेल्जियम में सिर्फ 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत छोटी कंट्री है एज कंपेयर टू एनी बिग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
देन इसके बॉर्डर पे आप देखेंगे नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी है। इसकी पॉपुलेशन लिटिल हाफ ऑफ हरियाणा है। इथनिक कॉम्पोजिशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। प्रॉब्लम क्या थी? क्या यहाँ पे डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम थी? इथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किस तरीके से है? 59% आप देखेंगे कि फ्लेमिश रीजन में लोग रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% पॉपुलेशन आपकी वेलोनिया रीजन में रहती है जो कि फ्रेंच बोलती है, और रिमेनिंग 1% आपके जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इसको हम पीपीटी के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करते हैं। इतनी कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम आप देखिएगा, आपका जो येलो कलर में दिया हुआ है ये आपका फ्लेमिश रीजन है। यहाँ के लोग डच स्पीकर्स है। यहाँ के लोग जो हैं डच स्पीकिंग, डच लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे आपकी डच लैंग्वेज बोली जाती है। जो आपका रेड कलर में दिखाया हुआ है एरिया, ये आपका वेलोनियन रीजन है और यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है जो कि आपका जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज है। तो ये जो कॉम्पोजिशन था यहाँ पर, ये लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन था यहाँ पर, ये कारण था इनकी डाइवर्सिटी का, और कहीं ना कहीं इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी। राइट, ब्रुसेल है जो आपकी कैपिटल सिटी है, इसका एक स्पेशल केस है कि डच स्पीकिंग लैंग्वेज जो है कैपिटल में कम बोली जाती है और फ्रेंच स्पीकिंग लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, जबकि कंट्री साइड में डच स्पीकिंग लोग ज्यादा है और फ्रेंच स्पीकर्स यहाँ पर कम है। तो एक तरह का वाइस वर्सा वाली सिचुएशन हो रखी है। ब्रुसेल एक स्पेशल केस रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल रीजन, जहां पे डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है, फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, जबकि कंट्री साइड में फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है और डच स्पीकर्स यहाँ पे मेजॉरिटी में है। राइट, 1% आपका जर्मन स्पीकर्स भी यहाँ पर है। इस रीजन को अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू गो बैक टू आवर बुक चैप्टर, जहां पर आप देखिएगा कि कारण क्या है यहाँ पर, इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका कारण क्या था। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। आपने जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप किया, उसमें भी आप देखोगे जो एरिस्टोक्रेसीज थी वो रिच, पावरफुल और मतलब जो सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं वो लोग थे। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या थी? उनकी प्रोपोर्शन जो है वो कम थी। यहाँ पर भी आपको सेम केस देखने को मिलेगा कि ये लोग भी कंपैरेटिवली अपनी स्ट्रेंथ में कम थे और ये लोग फ्रेंच स्पीकर्स थे ज्यादातर। इनमें क्या था? एरिस्टोक्रेसी थी, रिच थे, पावरफुल थे और फ्रेंच स्पीकर्स थे। फ्रेंच आपको पता है कि लैंग्वेज जो है उसको सुपीरियर्स की लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी, साथ में सुपीरियर और इंफीरियर का एक जो कॉम्बिनेशन हमें बेल्जियम में देखने को मिल रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा था कि एजुकेशन बेनिफिट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट्स, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स और एजुकेशन के बेनिफिट्स थे वो फ्रेंच स्पीकर्स को जल्दी मिल गए, लेकिन डच स्पीकर्स को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से 1950 से 1960 के बीच में डच और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में बहुत सारी टेंशंस क्रिएट हो गई थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यहां से हम देखेंगे Wallonian region, Dutch speakers, sorry, I've done it vice versa. Flemish region, Dutch speaker, and Wallonian region, French speaker, and 1% of German speakers as well. ये यहाँ पे linguistic composition है इनका। यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं 59% of the lives in 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% lives in Wallonia and they speak French. Only 1% is speaking Belgian and 20 and 80 का जो आपका परसेंटेज है वो ब्रूसल का है। राइट, कि वहां पे ब्रूसल में कैपिटल रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा हैं और डच स्पीकर्स कम है, जबकि कंट्री साइड में इसके ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो एथनिक यहाँ पे इनको जो बेनिफिट मिल रहे थे फ्रेंच स्पीकर्स को, वो डच स्पीकर्स के
कंपैरेटिवली ज्यादा थे और जल्दी शुरू हो गई थी इनकी डेवलपमेंट वर्क, जिस वजह से यहाँ पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। अब प्रॉब्लम तो होगी ना, जब एक कंट्री है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो फिर दो अलग कम्युनिटीज को, दो अलग रिलीजन्स को, दो अलग एथनिसिटीज को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है, और जब आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हो। इज इट क्लियर? अभी ये आपका श्रीलंका, सॉरी, बेल्जियम का मॉडल है, बेल्जियम की प्रॉब्लम है। अब आपने इसके कंपैरिजन में अब आपने समझना है श्रीलंका का। श्रीलंका की क्या प्रॉब्लम थी? आप देखिएगा, श्रीलंका जो है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो जिस तरीके से आपको बताया गया कि बेल्जियम की हरियाणा के हाफ द पॉपुलेशन है, वैसे ही श्रीलंका की हरियाणा के इक्वल पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 2 करोड़। इज इट क्लियर? सो आपके साउथ इंडिया में पड़ता है, साउथ इंडिया के जो आपका एक फिजिकल फीचर है, ज्योग्राफिकल फीचर है, पार्क स्ट्रेट, वो आपको श्रीलंका से जोड़ता है, राइट? ये भी यहाँ पर एक छोटी ही कंट्री है एज कंपेयर टू इंडिया एज सच, राइट? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको 3 चीजों के बीच में समझना है। 74% जो लोग हैं यहाँ पे वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। 74% people here are Sinhala speakers and 18% peoples are तमिल स्पीकर्स। दैट मीन्स यहाँ की जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आपका ये येलो कलर में दिखाया हुआ है, दीज आर सिन्हाला पीपल। सिन्हाला एक सिन्हालीज लैंग्वेज है। सिन्हालीज लैंग्वेज बोलने वाले जो ओरिजिनल श्रीलंकन्स हैं, दे आर रिजाइडिंग इन लार्जर पार्ट ऑफ श्रीलंका। येलो कलर में सिन्हाला पीपल दिखाए गए हैं, जो कि 74% ऑफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं श्रीलंका की। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस रीजन में आपको, यहाँ पे आप एक डिवीजन को पहले समझिए कि जो तमिल स्पीकर्स थे, सिन्हाला स्पीकर्स 74%। सेकेंड डिवीजन है आपकी तमिल स्पीकर। सिन्हालीज भी एक लैंग्वेज है, तमिल भी एक लैंग्वेज है। तमिल स्पीकर्स जो हैं वो 18% है। इस 18% को, ये तो क्लियर हो गया 74%, ये तमिल स्पीकर्स 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड थे, जिसमें कि श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स थे। 13% श्रीलंकन तमिल्स, 5% इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स तो हमें समझ में आता है कि श्रीलंका में रहने वाले वो लोग जो तमिल बोलते थे, लेकिन ये इंडियन तमिल्स का क्या मतलब है? तो इंडियन तमिल्स वो लोग थे, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क रीजन में भी आ सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, दैट हु वर द इंडियन तमिल्स एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दे कॉन्स्टिट्यूटेड। सो इंडियन तमिल्स जो थे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वो लोग थे जिन्हें स्लेव ट्रेड के टाइम पर श्रीलंका लाया गया होगा। इनके एंसेस्टर्स जो थे बहुत पहले श्रीलंका आए थे स्लेव ट्रेडिंग के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए, और अब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशंस थी वो श्रीलंका में रह रही थी एज इंडियन तमिल्स। तो तमिल स्पीकर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रिलीजन वाइज देखेंगे तो हमें यहाँ पे बुद्धिस्ट भी नजर आ रहे हैं, हिंदूज भी नजर आ रहे हैं, मुस्लिम्स भी नजर आ रहे हैं और क्रिश्चियंस भी नजर आ रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी श्रीलंका में प्रिवेल करती है। 74% सिन्हालीज, 18% श्रीलंकन तमिल्स। 18% श्रीलंकन तमिल्स आर डिवाइडेड फर्दर इनटू श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। और रिलीजन के नाम पे भी 4 डिफरेंट रिलीजन, दैट इज बुद्धिज्म, Hinduism, Muslims and Christianity. This can be seen here very clearly, right? अभी ये आप यहाँ पे अगेन एक बार देख लीजिए, मेजर पार्ट में आपको सिन्हालीज नजर आ रहे हैं जो कि डोमिनेट करते हैं इस एरिया को, चाहे आप एरिया वाइज डोमिनेशन देखिए, चाहे आप इनकी प्रोपोर्शन वाइज देखिए। 74:18, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप टुवर्ड्स द नदरन एंड ईस्टर्न पार्ट चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको श्रीलंकन तमिल्स नजर आएंगे क्लियरली, श्रीलंकन तमिल्स। और बीच का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे एक बड़ा एरिया
और कुछ पैचेस में आपको इंडियन तमिल्स भी नजर आएंगे। तो मैप पे भी एक नजर ध्यान से देनी है कि कौन से लोग किस एरिया में श्रीलंका के रह रहे थे। उसके अपार्ट यहाँ पे रिलीजियस कॉम्पोजिशन था, जैसे कि बुद्धिज्म, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म, ये यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण थे, और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि आपने श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम को सेटल किया या नहीं, और बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से सेटल किया। दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो जब आपको ये समझ में आ गया है कि बेल्जियम और श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या थी, अब हमें जानना है कि बेल्जियम और श्रीलंका ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे दिया। राइट, तो दो मॉडल्स जो अडॉप्ट किए थे श्रीलंका ने, बोथ द कंट्रीज अडॉप्टेड डिफरेंट मॉडल्स। बेल्जियम का जो मॉडल था वो था मॉडल ऑफ अकोमोडेशन, और श्रीलंका का जो मॉडल था वो था मेजॉरिटरिज्म। आप देख पा रहे हो कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बेल्जियम का जो ये मॉडल है ये कैसा रहा होगा। राइट, आप ये देखिए मेजॉरिटरिज्म। सबसे पहले इस टर्म को अगर हम समझे, मेजॉरिटरिज्म होता क्या है? मेजॉरिटी वर्ड से निकल के आ रहा है ना, तो मेजॉरिटरिज्म मींस कि जिस तरफ पे आपकी मेजॉरिटी बोलेगी, जो भी मेजॉरिटी बोलेगी उसको मान लिया जाएगा। तो क्या ऐसा किसी कंट्री में होना जस्टिफाइड है कि सिर्फ क्योंकि ये मेजॉरिटी बोल रही है इसलिए यही अडॉप्ट किया जाना चाहिए? तो मेजॉरिटरिज्म आपको 1 मार्क डेफिनेशन में अगर आता है, यू हैव टू राइट a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. That means कि majority population अपने उस हिसाब से रूल करेगी, सिर्फ अपने मेजॉरिटी के बेसिस पे, जिस हिसाब से वो रूल करना चाहती है, और माइनॉरिटी की विशेस एंड एस्पिरेशंस को वो कोई वैल्यू नहीं देती है। सिंपली द मेजॉरिटी विल रूल। अब आपने प्रोपोर्शन के बारे में हमने जब पढ़ा था तो 74% जो है वहां पे सिन्हालीज थे, और उनके कंपैरेटिवली 18% जो है वहां पर श्रीलंकन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स 18%। राइट, तो जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी तो इन्हीं की बनेगी ना। पार्लियामेंट में इलेक्शंस हुए होंगे, इलेक्शन के बेसिस पे ज्यादातर लोग कहां से आए होंगे? जो सिन्हालीज ग्रुप को बिलोंग करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेजॉरिटी तो इनकी बननी ही थी। अब हम जानेंगे कि इस मेजॉरिटरिज्म मॉडल के प्रोविजंस क्या थे। जब गवर्नमेंट इन्होंने फ्रेम करी है अपनी, मेजॉरिटी के बेसिस पे इनकी पार्लियामेंट जो है वो सिन्हालीज कम्युनिटी के लोगों से भरी हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले एक एक्ट पास किया, जो कि एक्ट था 1956 का एक्ट। ये आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपने इसके सिर्फ 3 प्रोविजंस के बारे में ही लिखना है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन है, what are the provisions of Act of 1956 और what was the Act of 1956? सबसे पहला प्रोविजन आप इसमें देखिए, this act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding the तमिल्स। इसमें क्या किया गया? सबसे पहला प्रोविजन है इस एक्ट का कि सिन्हालीज लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, कंसिडर किया गया एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया गया, उसकी कोई पहचान को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। राइट, अब इसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, कितनी लैंग्वेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज के तौर पे आइडेंटिफाई किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है? देयर आर 22 लैंग्वेजेस। आप इन 22 लैंग्वेजेस का बेनिफिट समझते हो कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज को मीडियम ऑप्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी या इंग्लिश आनी चाहिए, आप 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में अपना रिक्रूटमेंट का एग्जाम, एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम जो है वो आप दे सकते हो। क्लियर? ये 22 लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करने का रीजन क्या था? कि हमारे लिए हर लैंग्वेज की इक्वल इंपॉर्टेंस है। इज इट क्लियर? हर कल्चरल वैल्यू को, हर ट्रेडिशनल वैल्यू को, हर कल्चरल एस्पेक्ट को हम प्रमोट करते हैं। नाउ सेकंड प्रोविजन आप देखिए, द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी
towards Sinhalese applicants in the government job and the university job, कि कोई भी जॉब्स रहेगी वहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जो सिन्हाला कैंडिडेट्स हैं, जो सिन्हाला कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड था आपका फॉस्टरिंग बुद्धिज्म। फॉस्टरिंग बुद्धिज्म का मतलब है कि एज अ स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म को जो है प्रमोट किया जाता है, और हमारा जो मतलब कंट्री किस रिलीजन के लिए जानी जाएगी, दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को जो है हम फॉस्टर करेंगे, प्रमोट करेंगे, और बाकी सारे रिलीजन को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये था आपका एक्ट ऑफ 1956 जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पास किया था। इसके 3 प्रोविजंस के बारे में आपने लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 प्रोविजंस है इसके। सिन्हाला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया, तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया गया, और बुद्धिज्म को एज अ रिलीजन फॉस्टर किया गया, और जॉब प्रेफरेंस दी जा रही थी, यूनिवर्सिटी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या और कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब, उसमें जो है सिन्हाली कम्युनिटी को के लोगों को प्रेफरेंस दी जा रही थी। आई होप यहाँ तक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने किया है इसमें मॉडल ऑफ एक हमने इसमें समझा है मॉडल ऑफ मेजॉरिटरिज्म, श्रीलंका ने जो फॉलो किया, और उसके बाद इसमें आपके जो प्रोविजंस थे वो है प्रोविजंस है, 3 प्रोविजंस हैं इसके एक्ट के, जो कि आपको 3 नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, राइट। अब आपको ये समझना है कि इस जो एक्ट गवर्नमेंट ने दिया या एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिया, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका कुछ तो असर पड़ा होगा ना, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके ऊपर कुछ तो असर पड़ा होगा। तो इसके रिजल्ट्स एंड रेपरकशंस क्या थे, लेट अस सी। इसके रिजल्ट्स एंड रेपरकशंस क्या थे कि सबसे पहले आप देखिए इंक्रीजिंग फीलिंग ऑफ एलिनेशन, दैट मीन्स जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो सिन्हाली गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि वी डोंट बिलोंग टू दिस कंट्री, हमारे बारे में ना तो यहाँ पर कोई सोच रहा है। felt that none of the majority political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture। हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। इनको नहीं लगता था कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए भी कुछ करना चाहती है। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, ignored their interest, and as a result सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में जो है स्ट्रेन बढ़ता चला गया। इन्हें क्या लग रहा है, एलियनेटेड फील हो रहा है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, इनके लिए गवर्नमेंट जैसे बनी ही नहीं है। जिस वजह से सिन्हालीज और श्रीलंकन तमिल्स के बीच का, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स भी इसी में, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा था, right? They didn't feel that they are part of this country, they didn't feel that they are part of this Sri Lankan country, right? Next अगर आप देखेंगे इसके repercussions क्या थे, that means कि क्या steps उठाए गए यहाँ पर श्रीलंकन कम्युनिटी द्वारा, तमिल्स द्वारा क्या स्टेप उठाए गए सिन्हाला कम्युनिटीज के अगेंस्ट। Sri-Lankan Tamils launched parties and struggle and recognition for the recognition of Tamil as the official language and regional autonomy, equality, opportunity in securing education, job. But their demands were denied, and 1880s several political organizations were demanding an independent Tamil Ilam in the northeastern part of Sri Lanka. Ultimately क्या हुआ, इन्होंने जो श्रीलंकन्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, इन्होंने अपने आप को एसोसिएशंस में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अब एसोसिएशंस का होना या ना होना कितना पावरफुल है ये आप समझते हो, रशियन रेवोल्यूशन में भी आपने समझा है, या फिर जब हमने चैप्टर में पॉइंट्स पढ़े थे कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी गई थी, तो एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा कि जब एक इंसान कोई बात बोलता है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन जब 10 लोग इकट्ठे होके एक ही बात बोलते हैं या 1000 लोग इकट्ठे होके एक ही बात बोलते हैं तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप देखोगे हर जगह पे आज एसोसिएशंस होती है, टैक्सी एसोसिएशंस है, आपके ड्राइवर्स
यूनियन है, आपका इंडस्ट्रियल वर्कर एसोसिएशन है, लेबर्स एसोसिएशन है, राइट, वुमेन राइट एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशंस का क्या मतलब होता है कि इकट्ठे मिलके हम एक कॉमन कॉज के लिए लड़ेंगे। तो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, अपने आप को इन्होंने एसोसिएशंस में ऑर्गेनाइज किया और गवर्नमेंट की रिप्रेसिव पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने धरना, घेराव, इंटरनली जो है वो रिप्रेजेंटेशंस देनी शुरू कर दी। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई उसका फर्क नहीं हुआ, इन्होंने इनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी। तो जब इन्होंने इनकी डिमांड मानने से मना कर दिया, तब इन्होंने क्या किया, श्रीलंकन्स ने क्या किया कि ये जो एरिया था, दिस एरिया ओवर हियर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इसको एक सेपरेट स्टेट के फॉर्म में उन्होंने डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें ये एरिया ही अलग करके दे दीजिए, जिसे कि इन्होंने तमिल इलम के नाम से एक अलग कंट्री यहाँ पे बनानी थी। और तमिल इलम का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, एलटीटी से जुड़ी हुई ये एसोसिएशन है, एलटीटी इन्हीं की एसोसिएशन है रादर, बहुत पॉजिटिव इनका रिकॉर्ड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये कंट्री, इस एरिया को जो है इन्होंने कहा कि हमें अलग स्टेट दे दीजिए। अब इसके रेपरकशंस फर्दर क्या रहे कि जो स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन्स थे, 1980s में आप देखेंगे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड एंड सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। सिविल वॉर होने से क्या हुआ, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो क्रिपल हो गई। इनके जो फैमिलीज हैं बहुत सारी, वो इंटरनल वॉर एग्रेशन, इट इज लाइक अ वॉर ओनली, नॉट टिपिकली विद गन्स एंड आर्टिलरी सिस्टम, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल वॉर है जिसमें हर दिन कहीं ना कहीं रॉइट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन, स्ट्राइक्स हो रही है, प्रॉपर्टी डैमेज की जा रही है। तो उसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं, फैमिलीज जो हैं, दे वर किल्ड एंड पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट and take refuge in other countries, and this civil war ended somewhere in 2009। और उस तब तक जो है यहाँ पर बहुत सारा इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हिल चुका था। और आपने इसके बारे में, इस सिविल वॉर के बारे में इकोनॉमिक्स के आपके फर्स्ट चैप्टर में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मेजॉरिटरिज्म मॉडल जो श्रीलंका ने अडॉप्ट किया था, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली आप देखोगे इसमें मेजॉरिटरिज्म का मतलब क्या होता है। एक्ट ऑफ 1956, इसके 3 प्रोविजंस आ जाएंगे। उसके बाद में आप इसके रिजल्ट्स के श्रीलंकन तमिल्स की क्या फीलिंग थी सिन्हाला गवर्नमेंट के प्रति, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करवाया। एंड रिजल्ट्स इसके ये हैं, सिविल वॉर रहा, इसमें डिस्ट्रस्ट बनते चले गए दोनों कम्युनिटीज के बीच में, एक सिविल वॉर अकर की, thousands of people were killed, many families were forced to leave the countries, and civil war ended in 2009 with remarkable destruction of the Sri Lankan economy.